नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो कि क्रिप्टो करेंसीज पे लाइव बात करता है और एक साल से करीब करीब हम चल रहे हैं इस शो के साथ में और आपको ले चलते हैं क्रिप्टो के सफर पे, समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है, कहाँ है मौके उसमें पैसा कमाने के, मुनाफा कमाने के, पूंजी निवेश करने के और स्टार्टअप्स को भी बनाने के, क्योंकि ब्लॉकचेन के बेस पे बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी कंपनीज। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की ही चीज नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और ये सारी चीजें कैसे करी जाएं। इस क्रम में, इस सफर में हमारे साथ में होते हैं देश के बड़े एक्सपर्ट जो क्रिप्टो करेंसीज को बहुत गहराई से समझते हैं। उन्होंने बहुत सालों तक इसमें काम किया है, उसमें पढ़ाई करी, रिसर्च करी है और उससे निकाल करके वो कुछ ऐसे चीजें लाते हैं या बताते हैं, जानकारियां हमारे साथ में शेयर करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि काम कैसे कर रहा है क्रिप्टो का बाजार, क्रिप्टो की इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या चीजें उतार चढ़ाव क्या क्या है और हमें क्या करना चाहिए, कहाँ काम करके कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले मेहमान, खास मेहमान राहुल सिंह सिरोही जी हैं और बड़ा नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में देश। इन्होंने बड़ी रिसर्च भी करी हुई है, इनके खुद के प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं और उस पर हम समय समय पर जानने की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर में क्या नई चीजें कर रहे हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं राहुल जी से, क्योंकि अभी तो बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं और कुछ एक समय से हम अभी क्रिप्टो में डिस्कशन नहीं कर पाए, तो राहुल जी से समझने की कोशिश करते हैं उन ज्वलंत मुद्दों पर क्या राय है। राहुल जी, बहुत स्वागत है हमारे शो में। गुड मॉर्निंग अलेक्स सर, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूं सर। राहुल सर, सबसे पहले तो बिल पार्लियामेंट में है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, थोड़ा अभी वो संशय ये है, क्योंकि केवल प्लेसमेंट की चीजें हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट काम कर रही है पिछले कुछ, जब से शुरू हुआ है सत्र, और उसके अंदर में जिस तरीके की उथल पुथल हो रखी है, कभी कभी उम्मीद कम लगती है कि इस पर्टिकुलर इस शीतकालीन सत्र में या शीतकालीन सत्र के पहले हिस्से में, क्योंकि 2 चरणों में होता है ये विंटर सेशन, तो इधर दिसंबर में होगा और उसके बाद फिर एक ब्रेक लेकर के फिर जनवरी में चालू होगा। तो कुछ कुछ उम्मीदें आगे पीछे होती रहती हैं कि दिसंबर में आ भी पाएगा या जनवरी वाले में जाएगा या उसके आगे जाएगा, तो पता नहीं। आप कैसे देखते हैं? एक तो पहले ओवरऑल व्यू आपका क्या है केवल क्रिप्टो बिल को लेकर के? ओके, देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, ये सबको मालूम है और तकरीबन पिछले ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया है मेरे को। एंड जब से काफ़ी स्टडी करने के बाद में मैं इस फील्ड में आया हूँ उसके बाद जब लीगलिटीज़ के सेक्शंस मार्केट में वर्ल्ड वाइड इनिशिएट हुए 2016 में जब यूएस ने अपना IRS की गाइडलाइंस क्रिप्टो के ऊपर डाली और उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चालू किया। 2017 का बुल रन आया, काफ़ी कुछ ICO का दौर था, बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ, लोगों का अवेयरनेस नहीं थी, हर किसी में एंटर हुए, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टनेस के साथ उसमें ICOs के कुछ टाइम आया कि IEO राहुल जी, आपका शायद नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अपनी गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ उसको इनिशिएटिव लिया है। अब आते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इंडिया प्रॉपरली एक तो डेमोक्रेटिक है, दूसरा ऐसे बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर इतनी आसानी से इतनी चीजें हो जाना, ये मेरा पहले भी बढ़ रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक एंट्री पॉइंट जरूर था कि पहला इनिशिएटिव कब लिया जाएगा। तो 2021 अपने लिए बहुत एक गोल्डन बेंचमार्क है कि जब फरवरी में इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया गया और इसको अपना पार्लियामेंट्री सेशंस में एंट्री दी गई, चाहे वो किसी भी न्यूज के माध्यम से छोटी एंट्री किसी भी तरह रही। उसके बाद एक इसका सैंड बॉक्स क्रिएट किया गया, प्राइवेट विंडो खोली गई, जो एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट था, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक ही कयास थे कि एक राहुल जी, लेकिन इससे उम्मीद क्या है? इस बिल से आपको उम्मीद क्या है? क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या चाहती है कि क्या बिल में होना चाहिए?
हमें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर में उन्होंने क्या डाला है और वो क्या पास करने वाले हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन आपकी उम्मीद क्या है? मैं थोड़ा सा उसी लाइन पर आ रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अभी जब स्टार्टअप फैब में लिया गया था तो सबसे पहले लोगों का एक मानसिकता थी कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सेक्शंस में लोग बैठे हैं वो ऑन एन एवरेज निकालेंगे हम तो एज 55-60 के अराउंड के हैं। एंड जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी एवरेज कॉस्ट अगर काउंट करेंगे जो एज है वो नियर अबाउट 20, 22, 24, 25 मतलब 20 to 30 ईयर्स। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, एक उससे डबल एज का व्यक्ति क्या इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा? तो ये सबसे बड़ी एक मुद्दा था। तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया कि एक सैंड बॉक्स प्राइवेट विंडो ओपन किया कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी में टॉप ग्रेडेड है और मार्केट को नॉलेज रखते हैं वो इसके साथ अटैच करके इस पे इनिशिएटिव ले। यहाँ से अभी तक का जो सफर रहा है उस सफर में ये प्लस पॉइंट है। और इसका जो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने जो एक लाइन में बोला था जो अभी रिसेंट 29 को मंडे एंड ट्यूसडे 30th को पूरा सेशन हुआ है, उसकी क्लिपिंग्स काफी लोगों ने शेयर भी की हैं। उसके अंदर उनका सिंपल था कि जो प्रीवियस हमारा बिल था वो हमारा एक जस्ट स्टार्टअप था, अब जो बिल आएगा वो इससे अमेंडमेंट होके इंट्रोड्यूस बेटर वे में आएगा। बैन का कोई इंट्रोड्यूशन नहीं है कि हम इसको बैन की तरफ ले जा रहे हैं, बिकॉज बैन इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर अपकमिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो पैनिक क्रिएट लोग कर देते हैं बहुत सारे मीडिया पब्लिशिंग हाउस प्रिंट मीडिया भी कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये सर्टन उनकी अपनी मोनोपोली है। बट एक बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई स्लोगन कोई आर्टिकल नहीं आया है कि वी आर गोइंग टू बैन। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग भी बिल्कुल चाहते हैं कि जो आपकी अनसर्टेन करेंसीज हैं जो क्योंकि टेक्नोलॉजी है हर जगह प्लस भी है तो माइनस है, भगवान मिलेंगे तो राक्षस भी मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जहां बुरे लोग हैं और गलत लोग मार्केट के सेंटिमेंट्स को हार्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लेवल पर पब्लिक का लॉस होता है क्योंकि पैसा मार्केट से ही जाता है। उस पर राहुल उन्होंने जो अभी मैं कल देख रहा था तो शायद ये निश्चल शेट्टी जी ने वजीर एक्स के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग वो एनालॉजी दी थी, एक एग्जांपल दिया था कि कुछ एक वेबसाइट्स अगर खराब हैं तो आप उसके लिए इंटरनेट नहीं बैन कर देते हैं। तो उसी तरीके की चीजें हैं। और लेकिन आयरनी ये है कि वो जो कुछ एक खराब हैं या कुछ जिनसे ज्यादा समस्या या जहां पे ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन मार्क ज्यादा लगे हैं, सवालिया निशान जिनके कामों पे लगे हैं, जिन एक्सचेंजेस में, उसमें सबसे बड़े एक्सचेंज के मालिक वो खुद हैं। तो वो सबसे ज्यादा ईडी की जो नोटिस हैं वो उन्हीं के पास हैं और वही कह रहे हैं कि जो खराब है उनकी वजह से पूरा इंडस्ट्री नहीं बैन करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि वो उसी साइड में दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन ठीक है कि मैं बात समझ रहा हूँ और ये सरकार भी शायद समझ रही है। कुछ एक चीजें वो भी दिक्कत है, जैसे कई बार हम कहते हैं क्या है ना कि हम कहते हैं कि ये इसकी एवरेज एज जो अभी आप कह रहे थे कि 18-20 साल के एवरेज एज है और इसका फैसला करने वाले जो लोग हैं उनकी खुद की एज जो है वो 50, 60, 75 के आसपास एवरेज एज है, 60-65 के आसपास शायद अब की बार, क्योंकि मोदी जी ने काफी लोगों को रेस्ट दिया है और मार्गदर्शक मंडल में डाल करके कोशिश करी है कि एवरेज एज थोड़ी वो नीचे ले आए इस पार्लियामेंट की। तो लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी खासी, वो गैप बहुत बड़ा है, करीब 40-45 साल 42 साल का बीच में एज गैप है, एवरेज की बात कर रहे हैं। उस पे उनका जो तर्क होता है वो ये होता है, वो कहते हैं कि ये बच्चे हैं, जब आप 18-20 साल के अगर आप एवरेज एज की बात करते हैं तो इसमें कोई शायद 10-12 साल का भी होगा और कोई 20-22 वो 30-35 का भी होगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत बच्चे हैं और वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये तो बड़ों को ही फैसला लेना पड़ेगा, घर में भी तो ऐसा ही होता है। तो वो दोनों तरफ से वो तर्क काम करता है, वो दोनों दो धारी तलवार है, तो इसलिए उस पर नहीं जाते हैं। मिलने क्या वाला है, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, सरकार समझ जाती है, कोशिश करती है, क्योंकि वहां बहुत लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, ब्लॉकचेन पे काफी सारा सरकार भी काम कर रही है, खुद अपनी आरबीआई की करेंसी की भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अप्रोच तो पॉजिटिव दिख रही है। तो उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन, सिर्फ मुझे को 2 या 3 पॉइंट्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। बेसिकली देखिए, पहला चीज तो जो एज पर गवर्नमेंट का सबसे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है कि वो एज ए अभी एक बहुत सिंपल सा वर्ड है क्रिप्टो करेंसी,
वो एज ए क्रिप्टो इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्रिप्टो को नॉट एज ए करेंसी इनिशिएटिव नहीं है। दैट्स गुड, कोई इशू नहीं है। कम से कम कहीं पर एक स्टार्टिंग पॉइंट तो आना चाहिए। तो हम उसके लिए पहले से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब से गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव नहीं भी ले रही थी कि कम से कम इसको एज ए एसेट्स क्लास में दर्जा दिया जाए। उसका जो भी अंडर सेबी, अंडर आरबीआई गाइडलाइंस जो भी उसका दायरा आता है, या कोई प्राइवेट एंटिटी बनाई जाती है, जैसे मोबाइल एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टिव है, तो उसके ऊपर मिलाकर कोई एक एंटिटी बनाई जाए जिसके अंतर्गत ये सारा का सारा इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो रखी जाए। सेकंड इस पर है कि आपका करेंसी कुछ एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसको टेक्नोलॉजी पार्ट पर समझते हैं, बिटकॉइन हो या अल्ट कॉइन्स हो, कोई भी डेवलपमेंट अगर होगा तो बिना ब्लॉकचेन के नहीं होगा, और ब्लॉकचेन बनेगी तो उसका टोकन एंड कॉइन उसको ऑपरेट करने के लिए जरूर बनेगा। अब उसमें एक वर्किंग उसके ऊपर जो फंडामेंटल्स क्लास होती है, और एक आपकी उसकी एसेट क्लास होती है। जैसे बिटकॉइन एज ए मल्टीपल वे में यूज होता है, लेकिन आपके इथेरियम को अगर हम ले, जो सेकंड जनरेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट है, जहां से एक मल्टी कैटेगरीज का क्लास चालू हुआ था, तो वो आपकी मल्टी कैटेगरीज में यूज होता है। इसको आप एसेट्स में भी ले सकते हैं, इसको आप वर्किंग क्लास पे भी ले सकते हैं, इसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसको टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स में यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, प्राइवेट इनिशिएटिव, इसके अपने सिक्योरिटी सेक्टर्स हैं। तो ए टू जेड हर एक वो कैटेगरी जो आप इंटरनेट 1.0 में आज की डेट में यूज करते हो, वो आपकी इंटरनेट 2.0 जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, वो सब कुछ पॉसिबल है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट के अंदर। यानी कि आपको एवरी ट्रांजेक्शन बाकायदा क्लियरली शो होता है। जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है बहुत अच्छा, उन्होंने एक पार्ट है जो मेरा भी उसमें रहा है कि प्राइवेट जो पार्ट आते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स जो अपने ट्रांजेक्शन्स को शो आउट नहीं करते हैं या वेरी हार्ड क्लोज्ड है, वो सारे पार्ट जहां पर उनको ट्रेस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं होता है तो अंदर से इनिशिएटिव कोई भी रॉन्ग लिया जा सकता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। तो वो बिल्कुल है कि आप उसको क्लोज कर सकते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल इनिशिएटिव ले सकती है। अभी की डेट में अगर हम टॉप करेंसीज की बात करेंगे तो 38-40 समथिंग करेंसीज आती हैं जो प्राइवेट, जिनकी ब्लॉकचेन है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी एक अच्छा वो ले सकती है कि उनको बैन करे, क्लोज करे, या इन पर एंट्री ही ना करे। बट प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसी को जिसे कहते हैं कि लिमिटेड करना, वो भी पॉसिबल किसी भी कंट्री के पास नहीं है। वन ऑफ द एल सल्वाडोर। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं पहला स्टेप तो शुरू हो। आप मत मानो इसको करेंसी है, और वो क्योंकि वो मैं भी समझता हूँ उसमें वो दोनों चीजें हैं कि वो करेंसी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उस टोकन को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, बिना इथेरियम के आप नहीं बना सकते हैं, या बिना बिटकॉइन के आप नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं आपको वो बेस चाहिए, वो करेंसी ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भी है, वो उसके पीछे का बैकबोन है, उसके स्पाइनल कॉर्ड है। तो वो आप उसको आप हटा करके आप कहें कि आप खुद नया बना लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं और HTML का इस्तेमाल नहीं करेंगे या पाइथन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये उस तरीके की चीजें कि बनती हैं वो वाली भी वेबसाइट जो केवल इमेजेस पे होती हैं, जो केवल किसी और चीज पे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अल्टीमेटली घूमते घूमते जब आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML या उन चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वो वाले हैं, और ये टेक्नोलॉजी और कुछ टेक्निकल वो वाले इश्यूज हैं जिनको कि शायद धीरे धीरे करके एक स्टेप अच्छा है। आप मत कहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि करेंसी बिल्कुल जी, और करेंसी के साथ में जो शब्द आता है ना, करेंसी के साथ में हम ये मानते हैं कि करेंसी का मतलब होता है मैं आपको इसमें पेमेंट करूं और आप मेरे को इसमें पेमेंट करो। वो शायद एक कहीं ना कहीं एक मिसनोमर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो अलग करके और करेंसी अलग करके, प्लस करेंसी किसके लिए है किसके लिए नहीं, किस तरीके से और किस तरीके से नहीं है, उसको भी देखना होगा। तो हम पेटीएम भी तो करते हैं ना, हम ये नहीं कहते हैं कि पेटीएम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बिटकॉइन कर देता हूं या मैं आपको इथेरियम कर देता हूं, वो हो सकता है मेरे और आपके लिए वो करेंसी हो, लेकिन बाहर जब हम उसको बाजार में लेकर के जाते हैं वो करेंसी नहीं होगी। तो ठीक है, ऐसा भी अगर रखते हैं तो कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, या वहां से शुरू मत करिए कि मुझे बिटकॉइन दे करके मुझे राशन मिलना शुरू हो जाए, मैं अपनी कॉफी खरीद सकूं स्टारबक्स पे। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप फिलहाल वहां से नहीं शुरुआत करते हैं, नहीं करिए।
कभी होगा, क्योंकि कई जगह कूपन भी तो होता है ना। मैं बिग बाजार में कुछ कूपन देता हूँ और मुझे मिलता है, मैं अमेजोन का गिफ्ट कार्ड देता हूँ और मुझे सामान मिलता है। रुपया का कहीं ट्रांजेक्शन हुआ था शुरुआत, कहीं ना कहीं वो गिफ्ट कार्ड मैंने खरीदा होगा या किसी ने खरीद के मुझे दिया होगा, लेकिन उसके बाद से तो वो चीजें बदलती हैं। अब आप उसको आप मानते हैं, वैलिड नोट मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो वाली चीजें तो ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। सर वापस आते हैं बाजार की तरफ। और बाजार के अंदर में एक बड़ी तेजी दिखाई थी लूना ने। बिटकॉइन जिस तरीके से चल रहा है, अब बाजार पे थोड़ा राय दीजिए, क्योंकि अब जब जो लोग, अगर एक बार जिसको लगता है कि ठीक है कि हम बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे या पूछ रहे थे कि क्या ये बैन हो जाएगा, तो मैंने सुबह किसी ने सवाल पूछा था फेसबुक के माध्यम से, कोई दर्शक हमारे साथ में थे और मैंने कहा था कि हम जब आपके साथ में शो करेंगे तो ये सवाल ले लेंगे। तो काफी हद तक अभी हम उसी पे ही चर्चा कर रहे थे कि बैन तो नहीं होने वाला है। बैन और एक ऐसी चीज है कि आप बैन कर भी नहीं सकते भाई, वैसे जैसे इंटरनेट वाली चीज हो, यहाँ तक कि वेबसाइट वाली चीजें भी हैं कि कई बार भारत सरकार कहती है कि हमने ये वेबसाइट बैन कर दी हैं, और सारे यंगस्टर्स जानते हैं उन वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है और उन तक कैसे पहुंचना है। बहुत सारे गेम्स हैं जो सरकार कहती है कि हमने बैन कर दिया है, और वो वही गेम्स खेले जा रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी है, आप बहुत हद तक चीजों को आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ से बाहर है। तो ये तय मानिए, उसका एंड रिजल्ट या स्टार्टिंग नहीं आप रोक सकते हैं। मेरा रुपया एक्सचेंज में नहीं जाए, शायद आप रोक सकते हैं। मेरा एक्सचेंज से कॉइन बेचने के बाद में वो वापस आईएनआर में नहीं आए, शायद आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाहर निकालूं ही नहीं, उसको बैंक में नहीं लाऊं, क्योंकि पैसे की मेरे को हाथ में जरूरत क्या होती है, मैं कई बार ये भी एग्जांपल देता हूं कि नोट की जरूरत क्या होती है हाथ में, आपको क्यों कैश रखना है, क्योंकि पैसे आपको क्यों चाहिए होते हैं, सैलरी क्यों चाहिए होती है। वो सैलरी इसलिए चाहिए होती है कि आप सब खर्चे उठा सकें और सब कुछ कर सकें, और सारे खर्चे अगर आपके बिना पैसा दिए ही अगर आपके होने लगे, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहते हैं कि सारे पर्क्स, और पर्क्स के नाम पे मुझे रहने का घर भी देती हैं, गाड़ी भी देती हैं, तेल भी देती हैं, ड्राइवर भी देते हैं, खाना भी देते हैं, सब कुछ। तो मुझे सैलरी की जरूरत क्या है, वो सैलरी आकर के मेरे अकाउंट में पड़ी रहती है, मैं निकालता ही नहीं हूँ। तो इसी तरीके की चीजें अगर होने लगेंगी, अगर आपके कॉफी से लेकर के आपके राशन तक, आपके बिजली के बिल से लेकर के और आपकी कार खरीदने तक का पेमेंट अगर आप उसी से कर लेंगे अंदर ही अंदर, तो क्या जरूरत है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करने की। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन अगर मैं चिंता नहीं करूं कि कोई सरकार ऐसा कुछ कर लेगी और जिसकी वजह से मैं परेशान, तो मेरा काम चल रहा है, तो फिर अब काम करा क्या जाए, क्योंकि बिटकॉइन भी तो कुछ काम नहीं करने दे रहा है। सर बिटकॉइन तो देखिए ऐसा होता है कि कुछ मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ न्यूज होती हैं, और बाकी मार्केट का एक 4 इयर्स का साइकिल होता है, वो उसको फॉलो करता है। एज पर अगर हम ईयरली साइकिल्स की बात करेंगे और मंथली की बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट अगर हर समय हर व्यक्ति सही नहीं होता है। कभी कभी बड़े बड़े परफेक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेडिंग में राय भी देते हैं, तो वो कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाती है। जैसे नवंबर मंथ में पिछले 5 मंथ से रेगुलर एवरी मंथ की क्लोजिंग, एवरी मंथ का ओपनिंग लगभग सारी सही है। और इस मंथ में नवंबर में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है, सबकी प्रेडिक्शंस थोड़ी रॉन्ग हुई हैं, क्योंकि सबका क्लोजिंग पार्ट जो नवंबर का था वो 85 से 95 के बीच में था। बट कल इसने नाइट में 58,200 पर वो भी रेड कैंडल के साथ क्लोज किया है, और दिसंबर भी रेड कैंडल से ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसका जो मेरा एक पहले से एक लाइन रही है कि जब तक ये अपना डोमिनेंस को कलेक्ट नहीं करेगा प्रॉपर, जो इसका डोमिनेंस आना चाहिए इनिशियल ग्रोथ पर, वो ऑलमोस्ट 47-48% आना चाहिए, और वो अभी तक ग्रैब नहीं हो रहा है। एक साइकिल अभी यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चला था, और मैंने पिछले 1 महीने 1.5 महीने से काफी ट्वीट्स में दिया था कि 15K से 17K के बीच में डाउन ट्रेंड मारेगा, जब ये 69K के आसपास पहुंचा था। और ऑलमोस्ट उसने एज पर माय प्रेडिक्शन कंप्लीट किया है। 15,744 लोएस्ट कट तक मारा है, जिसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर फुलफिल किया है। बट वहां पर एक चार्ट और था, जो अगर ये फॉलो कर देता तो इसको कट मारना था 48 से 50 के बीच में। अगर ये वहां से निकाल लेता तो अपना डोमिनेंस प्लस होता, और नवंबर की जो एंडिंग है वो ऑलमोस्ट होती इसी के आसपास 57, 56, 55, बट वो ग्रीन कैंडल के साथ होती। अब इसके पास में ये ऊपर निकल गया, जिसे कहते हैं बिटकॉइन में पिछले 3 से 4 महीने से जब से साइडवे चलता है, तो इसमें पुशर्स जो पुश करके ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे आ जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ डोमिनेंस।
तो अभी भी वही चीज है, इसको एक तरीके से कहते हैं बुल ट्रैप, यानी कि पब्लिक बुल लेता है, ट्रैप करता है और फिर डाउन मार देता है। तो ये नॉर्मली डोमिनेंस लैक होता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी फिर से एक इसका डाउन ट्रेंड है, और अगर ये अभी इस टाइम पर बुलिश थोड़ा सा अगर रहता है तो शायद 64, 65, 63 के आसपास से फिर कट मार जाएगा, या अभी जिस ट्रेंड में चल रहा है यहीं से फ्लक्चुएट होकर कट मार लेगा। ये दो जगह से इसको कट लेना है, और ये इसका एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड जो जा रहा है वो वैसे दिखने के लिए 44 के 46 के आसपास भी, जो प्रीवियस मैंने बताया 48, 50 के था, अगर वो निकाल लेता वहां से तो सेफ एंट्री हो जाती और ऊपर निकल जाता। बट अब यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो अभी ये 44 के का डाउन ट्रेंड यहाँ से इनिशिएटिव में फिर से 15 to 17 के 20 के का ले सकता है। बट एक यहाँ पर गुड न्यूज है कि जो दिसंबर एंड दिखा रहा है, थोड़ा सा नवंबर की वजह से फ्लक्चुएट हुआ है। पहले इसका मार्कअप 145 के से 160 के बीच में था दिसंबर एंड, अब वो थोड़ा नीचे खिसक के 115 के से 125 के अराउंड आ रहा है अभी के हिसाब से। अगर ये अगले 12 से 15 दिन में एक अपना डोमिनेंस कलेक्शन ले लेता है तो बिटकॉइन को बढ़ने में टाइम नहीं लगता है, वो $1000 पर घंटे भी बढ़ जाता है, इतनी पावर उसके अंदर है। अगर डोमिनेंस कलेक्ट करेगा तो वापस वो अपने 150 के 165 के की दिसंबर एंडिंग क्लोजिंग पर पहुंच सकता है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मार्केट पॉजिटिव मोड में है, थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड है। राहुल जी, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टेक्निकल है, लेकिन मुझे सुनने में अच्छी कम लग रही है, क्योंकि आप उसमें हमेशा ये कह रहे हैं कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो जो लबोलवाब है वो ये है, आप ये कह रहे हैं कि अगर 48 चला गया होता तो वापस से 60-65 मिल जाता, अब इसको 44 जाना पड़ेगा, तब ये वापस 60-65 पहुंचेगा। तो वो जो आप उसकी जो कंडीशन रख रहे हैं ना, ये वही भारत सरकार वाली है कि हम क्रिप्टो चलने देंगे लेकिन आरबीआई की होगी जैसी चीजें कह रहे हैं आप। तो कभी कभी वो जो डराते हैं या उस तरीके की चीजें, कहीं ना कहीं ये भी थियरी मेरे को वैसी लग रही है। ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स एक लाइन ऐड करूंगा। प्रीवियस भी मेरी शिवानी के साथ, आपके साथ जब भी हुआ है डिस्कशन और मेरा यहाँ पर आता है, तो मैं 1 महीने पहले जब ये चीज बात करता हूँ तो लोगों को वो दिखता नहीं है, लेकिन जब होता है तब दिखता है कि आपने कहा था और हो गया। तो एग्जैक्टली सर, बिटकॉइन को मैं बहुत सालों से जिस पैटर्न पे देखता हूँ और देख रहा हूँ, 100% नहीं लेकिन लगभग 90%, 95% अप्रॉक्स उसी पैटर्न पर रन करता है। तो वो मैं एक इंडिकेशन उनके लिए होता है जो लोग शॉर्ट टर्म होल्डर होते हैं और पैनिक मोड में आ जाते हैं और कभी कभी अपनी खरीदी हुई चीज को निगेटिव में सेल कर जाते हैं, चाहे किसी भी पैनिक से रीति। तो मेरा उनके लिए राहुल जी उस पे आता हूं मैं, एक मिनट रुकिए, मुझे फिर इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लेने दीजिए। तो अब, और मैं ये इसमें कहीं पे आपको वो काउंटर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोमिनेंस लेना है तो पहले नीचे जाना पड़ेगा, आप सस्ते होंगे तब आपको वो ताकत मिलेगी। और ये मैं मान लेता हूँ, ये हम इक्विटी के अंदर में भी हम ये बात करते हैं, हम स्पोर्ट्समैन के लिए भी हम ये बात करते हैं, हर एक को रेस्ट चाहिए है। आप पहले रात भर अगर अच्छे से सो लेंगे तो कल आपसे तेज कोई नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन अगर आप आज रात भर भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कल आप प्रैक्टिस के साथ में आप सोचें कि कल सुबह आप दौड़ भी जाएंगे और जीत भी जाएंगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। हर खेल से पहले, हर कंपटीशन से पहले, हर तेज दौड़ से पहले आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को, बॉडी को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वो मैं मान गया, ठीक है। और अभी दोनों चीजें आप ये कह रहे हैं कि या तो ये नीचे चला जाए तो अच्छा मिल जाएगा, और या फिर यहां से भी जाएगा अगर ये तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं आखिरी फाइनल मतलब जो आपका। यस, क्योंकि इसको अभी एक कट ऑफ डोमिनेंस लेना जो होता है, अब यहाँ से इसको पुश अगर करेंगे, जो पुशर बैठे होते हैं तो वो इसको पुश करने की कोशिश अगेन जैसे प्रीवियस 2-3 महीनों में हुआ है, तो इसको 62, 65, 66 के आसपास अगर ये पहुंचता है, जहां प्रेजेंट कंडीशन है, इससे 8 to 10,000 ऊपर पहुंचेगा तो वहां से रिवर्ट मार देगा, और वहां से रिवर्ट करके ये अब इसमें राहुल जी मेरे 2 सवाल हैं। एक, अगर मैं अपने आप को ट्रैप्ड समझ रहा हूं, अगर मेरा पोर्टफोलियो लाल निशान में दिख रहा है, तो ये जब ये 60-65 के आसपास चलेगा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मेरा
पोर्टफोलियो, मैं पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन तो बिटकॉइन, करीब करीब मेरा पूरा पोर्टफोलियो हरे में आ जाएगा, न्यूट्रल ही हो जाएगा। चाहे अगर अभी लाल निशान में चल रहा है तो कहीं ना कहीं वापस मेरी रिकवरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ मेरे को 1, 2, 5% कहीं ना कहीं ऊपर दिखने लग जाएंगे अपने कॉइन्स के अंदर में। क्या वो मेरे लिए मौका होगा एग्जिट कर जाने का और वापस वेट करूं कि जब फिर से ये डोमिनेंस के लिए नीचे आए तब मैं री एंटर करूं, या कुछ और सजेस्ट करेंगे आप? इसमें दो पैटर्न है। देखिए, इसमें जो ट्रेडर्स एक होते हैं और एक होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर या होल्डर्स टाइप के लोग होते हैं। जो लोग स्पेसिफिक पर्टिकुलर करेंसीज पे ट्रेड करते हैं 2, 4, 6 पर, तो वो उनके लिए बिल्कुल है कि जिस टाइम पर अपना मुनाफा गेन करें और मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा, ये लगभग सबको कंफर्म हो जाता है, तो वहां से अपना बुक करके निकलिए। उस टाइम पर थोड़ा सा होल्ड करिए 1-2 डेज 4 डेज, जब भी नीचे कलेक्शन पे आता है, आफ्टर दैट फिर आप री एंट्री करिए। एंड कुछ लोग वो होते हैं जो होल्डिंग टर्म्स में चलते हैं कि 2 महीने 4 महीने, तो वो मैं तकरीबन नवंबर स्टार्टिंग में टाइम एंट्री का था, उनको दे चुका था और उनको एक शो के माध्यम से भी बताया था कि टिल जनवरी, तकरीबन 3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी, यू गो फॉर होल्ड। आपको जहां से एंट्री ले रहे हो उस टाइम पर जिन्होंने प्रीवियस ली है, और वो जनवरी में जिस टाइम निकलेंगे, ऑलमोस्ट 2x 3x 4x 5x डिपेंड ऑन किस पर्टिकुलर अल्ट कॉइन्स पर ठीक है। तो उनका अब इन्वेस्टमेंट ये है। टू ईच हिज ओन है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं इस ये जो अपटेक और डाउनटेक जो दोनों चीजें आने वाली हैं उसका फायदा निकालूं और उस पे उसके हिसाब से राइड कर लूं कि जब ऊपर आएगा तो मुनाफा बुक कर लूं और फिर जब नीचे आएगा तो फिर री एंट्री कर लूं। तो वो हुआ। अगर मैं निवेशक हूं और लंबा समय दे सकता हूं, मुझे रोज और टिक टिक करके पूरे समय चार्ट नहीं देखना है, रोज अपने रात नहीं खराब करनी है और मैं निवेश करके भूल जाऊं, तो मैं 3 महीने बाद एक अच्छा मुनाफा निकाल करके बाहर आ सकता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी जब भी दिसंबर, मतलब 2-3 महीने बाद ये एक अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे ये बताइए, होल्डर क्या चीज है? क्योंकि पहले तो मैं समझता था कि शायद ये होल्डर की स्पेलिंग गलत लिखी है लोगों ने, HOLD की जगह HODL लिख दिया है या कुछ है, हैशटैग बहुत बार, लेकिन अब वो समझ में आने लगा है। अब उसमें मुझे बहुत सारी टी शर्ट्स भी दिखने लगी हैं कि हैशटैग होल्डर है, होडल है। क्या होता है होल्डर और कैसे काम करता है? एक्चुअली ये होल्डर में वो होल्डिंग का ही एक एब्रिविएशन वर्ड है एनी क्रिप्टो के अंदर। उसका एक स्पेसिफिक हार्डवेयर क्या होता है। होल्डिंग मीन्स जो एक हिंदी वर्ड में हम उसको समझते हैं कि आपने किसी को किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक सर्टेन टाइम तक होल्ड किया है। और होल्डर की कैटेगरी जो आती है, एक लॉन्ग टर्मिनोलॉजी, एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि ये मुझे बेचना ही नहीं है टिल एक मार्कअप। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने मैट्रिक पर इन्वेस्ट किया था आज से 3 साल पहले जब आईसीओ रन हुआ था, और मैंने उसको एक माइंड सेट कर लिया था कि मुझे $10 से पहले सेल ही नहीं करना है, तो आई एम होल्डर ऑफ मैट्रिक एंड कार्डानो। तो मुझे वो मार्केट में $1 आ जाए या $4 चला जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। वो मैं $10 जब तक नहीं पहुंचेगा, मैं उसका 1 लॉट 2 लॉट 50% 100% जो भी है, मैं उससे पहले सेल ही नहीं करूंगा। तो आई एम होल्डर। तो इसको एक क्रिप्टो करेंसी की टर्मिनोलॉजी में होल्डर कहते हैं। ठीक है, जिसका कि मैंने एक टारगेट बना लिया और मैं कह रहा हूं कि जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, चाहे कुछ हो जाए। मेरा पैसा आप माइनस में कर दीजिए, आप कैसा भी कर दीजिए, कुछ भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे 1 लाख रुपए लगे हैं या 10,000 रुपए लगे हैं, चाहे 1,000 दिखाने लगे, 300 कुछ भी दिखाता रहे, माइनस से भी दिक्कत नहीं, और 15,000 और 25,000 और 35,000 भी दिखाता रहे तो भी दिक्कत नहीं। ये मैं 10,000 के 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लेकर के ही मानूंगा और मैं तब तक के लिए वेट कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं ये होल्डर है? यस 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 यस, इसी को होल्डर कहते हैं। जैसे बिटकॉइन होल्डर, इथेरियम होल्डर, मैटिक होल्डर, कार्डानो होल्डर, दोज आर द होल्डर। उनके पास स्टॉक बना हुआ है। अब वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने ते पे। कुछ लोग जिसे कहते हैं कि यील्ड फार्मिंग पे लगाते हैं, कुछ अपने स्टेकिंग पे लगाते हैं, कुछ उसको माइनिंग्स पे लगाते हैं, कुछ मल्टी स्टेकिंग्स पे लगाते हैं। तो उनसे उनकी क्वांटिटी और बढ़ रही है, उनका मुनाफा तो बन ही रहा है, उसके अलावा भी मल्टीप्लायर भी जा रहा है और एक अपने वैल्यू टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़िया है। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सही मायने में निवेशक हैं। ये सही मायने में वो लोग हैं जिनके दम पे कोई भी कॉइन खड़ा रहेगा, क्योंकि ये चाहे कमजोर हो चाहे मुनाफा दे रहा हो, ये बाहर नहीं निकलने वाले हैं जब तक इनके टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। और ये हमारे यहाँ जो पुराने समय में जो लोग होते थे, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे और जो कहीं अपने
किसी बक्से में और किसी उसमें बांध करके गठरी में रख देते थे कुछ पैसे या गोल्ड या ज्वेलरी। ये उस तरीके के लोग हुए नए जमाने के। बिल्कुल वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, वो तो तब भी नहीं बेचते थे कि जब सोना कितना भी हो जाए, वो किलो के हिसाब से उनके पास चांदी और वाले जेवर रखे होते थे कि ये तो वो आगे देंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी बहू को देंगे या अपने नाती पोतों को देंगे। तो कहीं ना कहीं नए जमाने में हुडलर वही है, भले ही वो आगे दें या एक टारगेट पे बेचें। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर अब फिर बीटीसी में आपने मुझे बता दिया, एक सवाल ले लेता हूँ और उसके बाद मेरे को साथ में कुछ आप रिकमेंडेशन भी दीजिएगा। राज मल्होत्रा जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं बीएनबी को होल्ड कर सकते हैं, बीएनबी और इथेरियम दोनों पे है। बीएनबी कौन सा है सर? बीएनबी बीएनबी कॉइन या बीएनबी? बिनेंस कॉइन। अच्छा, बीएनबी मतलब बिनेंस कॉइन। ठीक है, ये यही हुआ सर 21? हाँ, ये अपने आईएनआर में खोला हुआ है। हाँ बिल्कुल, लगभग इसी के अराउंड है। अच्छा ठीक है, ये बिनेंस यूएसडी हुआ सर बीएनबी? हाँ 629। हाँ जी, 629। यस 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 यस। ठीक है, इसको ये तो पूछ रहे बीएनबी हैं सेल करें या होल्ड करें? देखिए, अगर आप वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो इसका मार्केट अप डाउन होता है। अभी प्रीवियस डाउन था तो 550 पौने 600 के रेट पर था। जिन्होंने वहां परचेज किया अभी प्लस पे है। अभी ये थोड़ा सा मार्केट प्लस पे है, इसके बाद अगेन फिर डाउन होगा तो फिर नीचे आएगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप इसको होल्डिंग लेने के मूड में हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी इसका एक तो क्वार्टरली बर्निंग प्रोसेस चलता है तो उससे इसकी क्वांटिटी रेगुलर रिड्यूस होती है। मार्केट में फिनेंस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। खुद एक अपना उनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज रन करता है जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करता है। तो मार्केट में पीएनबी की डिमांड ऑलरेडी है, हर तरफ से है। अगर इसको इकोसिस्टम वाइज काउंट करें तो आपका ये इंक्रीजिंग मोड में रहेगा ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन पे रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको 3 मंथ 6 मंथ लेकर चलते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ये फुल रन एंड होगा जिस टाइम फरवरी मार्च में। तो आपको बीएनबी यहाँ से अप्रॉक्स टू डबल पर दिखाई देगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। 3 से 6 महीने को, एक तो मैं दोनों चीजें समझता चल रहा हूँ कि जहाँ इक्विटी के बाजार में हम उसको शॉर्ट टर्म मिड टर्म कहते हैं, उसको आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोला है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि ये और 3 से 6 महीने में आप कह रहे हैं कि दो डबल जैसा ये दे सकता है मुनाफा। ठीक है। और राज मल्होत्रा जी बड़े आदमी हैं, उनके पास कितने कॉइन्स हैं इसके? बिल्कुल 30,000। बिल्कुल। और दैट्स गुड। अगर आप 30,000 कॉइन रखे हैं तो आप अच्छी बात है और उसको अच्छा होल्डिंग पर ले सकते हैं। एंड सेम कंडीशन इथेरियम की है। इथेरियम यहाँ से ऑलमोस्ट प्रीवियस 4860 का इसका ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था। और अभी अगर मार्केट अल्ट्स कॉइन की फ्रंट वे पर चल रही है, मे बी 2 से 3 दिन अगर पॉजिटिव वे में रहती है तो न्यू एटीएच क्रिएट करके 5000 भी पहुंच सकता है। अगर नीचे फ्लक्चुएट हो जाती है विद इन 24 आवर्स के अंदर तो वापस से जैसे अभी चल रहा है। बट 3 to 4 मंथ्स के अंदर इथेरियम आपको 10K क्रॉस दिखाई देगा। इसका वो प्रीवियस पहले से ही आंकड़ा है, 10,000 से 12,000 डॉलर के आसपास इथेरियम का प्राइस राइज कर जाएगा। ठीक है, तो इथेरियम में भी करीब करीब वही राय है, क्योंकि मजबूत दिख रहा है और मजबूती पे अपने हाईज के आसपास ही कोशिश कर रहा है काम करने का। सर ठीक है, इसको लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि इसमें अगर इथेरियम में इनके पास खरीदी है तो क्या करें, बने रहें या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या यह भी वही रणनीति है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो सेम रणनीति है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कैटेगरी जो कॉइन्स की होती है वो 3 कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो अप ट्रेंड में चलते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है जो मिड टर्म में चलते हैं। मिड टर्म इन द सेंस प्राइस में अगर लेंगे $1, $2, $5, 10, 20, $50, वो मिड टर्म्स के अंदर आते हैं। $100-200 क्रॉस करने के बाद वो हाई टर्म में आ जाता है। और एक होते हैं जो $1 से बिलो है। तो आप $1 से बिलो और जो हाई टर्म्स में है वो आपकी डिपेंडेंसी होती है कि आप उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो मुनाफा बुक करिए, निकलिए, फिर डालिए, फिर मुनाफा बुक करिए, निकलिए। उसके साइकिल को रीड करते रहिए, प्रोजेक्ट्स को रीड करते रहिए, न्यूज क्या आती है मार्केट में उनको आप फॉलो करिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको फॉलो करिए, आपको न्यूज ट्रेंडिंग मिल जाएंगी।
प्लस जो आपके जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, बिनेंस है, सोलाना है, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कॉइन्स हैं। इनका मार्केट में इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स पे चलते हैं, तो ये स्लाइटली इतना नहीं होता कि 4000 का कॉइन आपको 2000 पहुंच जाएगा। वो एक बहुत बड़ा ही कोई वर्ल्ड वाइड पैनिक हो तो एक अलग कंडीशन हो सकती है। वो ठीक 1 है, से तो 2% राहुल जी आप ये की कह रहे हैं कि सीमा है। मजबूत अगर कॉइन है, जो बड़े ये लीडर कॉइन्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाले हैं, तो इसमें आप आराम से बने रह सकते हैं और इसके अंदर में निवेश किया जा सकता है। और मैं जो एक बॉटम लाइन समझ रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर में, कि जो ऊपर के लीडिंग स्टॉक्स हैं, लीडिंग का मतलब मैं जो टॉप चल रहे हैं की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप पे जो हैं, जो मजबूत हैं, जो लीडर्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स जो हैं, या जिनकी टेक्नोलॉजी है, जिनके पीछे बहुत सारी चीजें काम होती हैं, उनका बहुत सारा इस्तेमाल है, वो वाला, तो वो उनके साथ में आप निवेशित रह सकते हैं, लंबे समय के लिए आप उसके अंदर में काम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो छोटे कॉइन्स आते हैं उसमें आप ट्रेड कर लें अगर आप, तो क्या मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, या ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी और ठीक रहेगी? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि छोटे कॉइन्स में आपके पास में अगर आप मतलब अच्छा नॉलेज रखते हैं ट्रेडिंग का, तो आप उनको एक ऐसा मौका होता है कि 10 सेंट की चीज है 15 सेंट पहुंची और आपने क्वांटिटी में अगर $100 भी लगाया है, तो आपका $150 बनेगा। आप $50 का मुनाफा बुक करिए, फिर वो डाउन आता है, आप उसको फिर $100 पे खरीदिए, तो आपका फंड मल्टीप्लाई होगा और आप उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी बड़े के साथ होती है, क्योंकि बड़ा अगर फ्लक्चुएट होता है तो थोड़े से परसेंट पर ही बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। वहां पर बस आपको दोनों जगह पर ट्रेड चार्ट फॉलो करना पड़ेगा या उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो जहां से आपको मार्केट का टोटल फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी कि कौन सा साइकिल अप एंड डाउन पर चल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रखते हैं, चाहे वो 3 मंथ्स हो, 6 मंथ हो, 12 मंथ्स हो, उनके लिए शॉर्ट कॉइन हो या लॉन्ग कॉइन हो, उनके लिए सिंपल है। जब आप मार्केट जैसे आपकी चल रही है, डाउन ट्रेंड है, अगर आप यहाँ से बिटकॉइन भी खरीद कर अगले 1 साल के लिए छोड़ते हैं या 6 महीने भी छोड़ते हैं, तो आपका 6 महीने बाद में आपका यहाँ से मार्केट प्लस में ही दिखाई देगा, चाहे वो 2x हो, 3x हो। जो छोटे कॉइन होंगे वो आपको मल्टीप्लायर दे देंगे, 4x, 5x, 10x, क्योंकि क्रिप्टो में मल्टीप्लायर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजकल ट्रेंड आपका एनएफटीज एंड मेटावर्स का बहुत तेज है, तो मेटावर्स ने पिछले नवंबर महीने के अंदर बिटकॉइन फ्लक्चुएटिंग ही रहा है, इथेरियम भी फ्लक्चुएटिंग रहा है, $700-800 अप डाउन रहा है। लेकिन मेटावर्स के बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिन्होंने 5, 10, 20, 40, 50 टाइम्स तक लोगों को बेनिफिट दे दिया है। बस वो आपका एंट्री टाइम कब है, आपने किस टाइम पर। जी ठीक है। तो राहुल जी, ये जो राज मल्होत्रा जी ने, इससे पहले कि उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और इससे पहले कि निर्मला सीतारमण जी उनका घर पे पहुंच करके उनसे पूछ लें कि क्या कर रहे हो, 30,000, तो वो 30,000 का उनका बाय प्राइस है, 30,000 कॉइन्स नहीं है। और 30,000 कॉइन जब राज मल्होत्रा जी कह रहे हैं, तो मैं 30,000 रुपीज में कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये INR की बात कर रहे होंगे। बाइनेंस कॉइन इन्होंने शायद 30,000 के आसपास में लिया हुआ है, ऐसा हो सकता है सर? राहुल जी आप, अच्छा राहुल जी से शायद कनेक्शन कट गया। ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया कि आपने जो है 30,000 के आसपास, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो शायद ये जुलाई अगस्त के आसपास में 30,000 के लेवल्स पे था, और अभी करीब करीब 49,000 के आसपास काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 50,000 आज का हाई जो इसका है 49,465 का है। और ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है और अपने हाइस के आसपास काम कर रहा है। राहुल जी जो कह रहे थे वो, अगर उसको आप याद रखिए या समझिए, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडर के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। मुझे लगता है क्रिप्टो, लेकिन आप जिस कॉइन की बात कर रहे हैं और जिसका की इंपॉर्टेंस या जिसकी ताकत राहुल जी ने बताया था कि वो बड़ा कॉइन है, मजबूत कॉइन है, और बाइनेंस के अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बाइनेंस के बेस पे बहुत सारी, और नंबर 1 एक्सचेंज या एक्सचेंजेस का नेटवर्क भी जो है, क्योंकि करीब करीब हर देश में, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वजीर एक्स भी जो इंडिया के अंदर में है, वो बैक्ड बाय, फंडेड बाय बाइनेंस है, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीजें हैं। तो इसलिए मजबूत कंपनी है, मजबूत कॉइन है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा उसका वही साइड इफेक्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा जो परेशानियां हैं वो भी बाइनेंस को लेकर के ही हैं, या बहुत सारा दुनिया में कई जगह जो बैन है या जो इस तरीके के एक्शंस लिए गए हैं वो बाइनेंस के अराउंड ही लिए गए। तो एक बार राहुल जी से फिर कोशिश करते हैं समझने की। राहुल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज आ रही होगी मेरी, अब तक आप पहुंच रही होगी अब तक।
या समथिंग आई थिंक अच्छा, नेटवर्क हाँ, इशू कुछ हाँ, रहा होगा। कोई नहीं। तो राहुल जी, ये जो राज मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं वही कह रहा था कि या तो इससे पहले उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आई या निर्मला सीतारमण जी खुद पहुंच जाए ये पूछने के लिए कि 30,000 बाइनेंस कॉइन्स रखे हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 30,000 में उनकी खरीद है, और 30,000 में जब वो खरीद कह रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद वो INR में बात कर रहे होंगे कि INR में किसी इंडियन किसी एक्सचेंज पे उन्होंने लिया होगा, तो 30,000 के भाव पे उन्होंने लिया हुआ है बाइनेंस। ठीक है, तो 30,000 के भाव पे मैं जहां तक देख पा रहा था, जैसे CoinDCX के एक्सचेंज के अगर उसमें मैं बात करूं तो करीब जुलाई अगस्त के आसपास, अगस्त के अराउंड 30,000 के भाव पे मिल रहा था ये, तो शायद ये तब की इनकी एंट्री रही होगी। ठीक है, और वहां से अभी करीब 45-46,000, सॉरी ऑलमोस्ट 50,000, मतलब 48,900 या 49,000 मान लीजिए, 49,000 के आसपास का भाव इनको मिल रहा है अभी बाइनेंस में। तो दोनों चीजें आपने बता दी कि अगर ट्रेडर वाला नजरिया है तो बेच के मुनाफा बुक कर सकते हैं, और 30 का 50 हो गया है तो अच्छा मुनाफा है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बिल्कुल आप बिल्कुल निवेशक हैं तो वो, मुझे जहां तक जैसे देखता है, वो दोनों चीजें दिखती हैं कि दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज है। बस एक चीज जो मेरी शंका थी, या एक चीज जो मैं जिस पे ध्यान आपसे भी समझना चाहूंगा, कि जब आप कहते हैं कि बाइनेंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी कंपनी है और नंबर 1 एक्सचेंज है दुनिया का, वहीं दूसरी ओर उसका एक दूसरे साइड भी है कि सबसे ज्यादा जो बैन है वो भी बाइनेंस के ही ऊपर है बहुत सारी कंट्रीज में, और बहुत सारी जगह जो लीगल एक्शंस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो रेगुलेटरी इश्यूज आए हैं वो बाइनेंस के ही खिलाफ निकल करके आ रहे हैं। इंडिया में बाइनेंस, जहां तक मैं जानता हूं, आप अगर मैं गलत कह रहा हूं या मुझे कम पता हो तो आप उसको अपडेट कर दीजिएगा, कि मैं जहां तक जानता हूं WazirX के पीछे फंडिंग जो है वो WazirX में वो बाइनेंस की ही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और इंडिया में भी जो ईडी का नोटिस और बहुत सारी जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं जो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे थे निश्चल शेट्टी जी को लेकर के, वहाँ वो भी बाइनेंस यानी WazirX के खिलाफ है, इंडियन उसमें भी। तो कहीं ना कहीं वो एक जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, क्या वो चिंता का विषय नहीं है बाइनेंस के लिए? देखिए सर, इसमें अगर हम अब से 3 साल पहले की पूरी जर्नी बिनेंस की थोड़ा सा समझेंगे तो आपको चिंता नहीं, पॉजिटिव इंटेंट दिखाई देगा। जब बिनेंस स्टार्टअप हुआ था एशियन कॉन्टिनेंट से, चाइना से मल्टी लेने का टारगेट, उस पर इनको इनकी वर्किंग रही। जब इन .com को लेकर ये यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज पे पहुंचे, रशियन में पहुंचे, तो वहां पर इनको बैन लगा। वहां से फिर इन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया कि वहां की जो कंट्री जो अपना रेगुलेशन चाहती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको पूरा लीगली पारित किया। जैसे आपका आज की डेट में बिनेंस के 14 कंट्रीज के अंदर डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, और वो इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, या कॉमर्शियल से कोई रिलेशन नहीं है। जो बिनेंस कॉमर्शियल इंडियंस या एशियन कंट्रीज के लोग यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है तो binance.us यूज करता है, वहां से उसकी केवाईसी लगती है, वो यूएस टेरिटरी के अंदर ही यूज होता है, वो .com पर जाके अपना ट्रांजेक्शन या वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बिनेंस ने सेपरेट बना दिया, यूरोप के लिए सेपरेट बना दिया, रशिया के लिए सेपरेट बना दिया। तो ये जो पर्टिकुलर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर अगर वो उन वहां के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अपने पूरे एक्सचेंजेस को सेपरेट वहां की सर्विस दे रहा है, तो ये पहले के कंपैरिजन में आज देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट है, कोई भी निगेटिव नहीं है। बिनेंस रेडी टू है उसके लिए कि जहां की कंट्रीज जिसके प्लेटफॉर्म पर जाएंगी। अभी पार्ट अगर आते हैं इंडिया वाले पार्ट पर, तो इंडिया के साथ में WazirX का उसका एक फंड शेयरिंग है, जिसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो WazirX से एडेड है उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके साथ में उसको इनिशिएटिव बैकएंड पर वर्क दे रहा है। डायरेक्ट बिनेंस इंडिया के अंदर नहीं है। जब इंडिया रेगुलेटेड उस प्लेटफॉर्म पर आएगा तो यहाँ पर दोनों फॉर्मेट है। हो सकता है बिनेंस अपनी डायरेक्ट सर्विस के साथ भी आए, और हो सकता है वो WazirX के ऊपर ही प्रॉपर वर्क करे। ये दोनों पहलू हो सकते हैं। वो निश्चल सेठी जी ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर उस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। हम तो केवल एक फार्मा होता है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और उसके तौर पर जो मार्केट में सेगमेंट जा रहे हैं उसके लिए हम एक आइडियोलॉजी दे सकते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारी चीजों को एज ए एक्सचेंज बेस पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि हुआ क्या है कि पिछले
2 सालों के अंदर 2021 के अंदर आफ्टर पैंडेमिक कोविड के रीजन से लोग क्रिप्टो पर बहुत ज्यादा एंटर हुए हैं, क्योंकि घर बैठे कोई काम अगर कर सकता है तो वो क्रिप्टो है। टोटली डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट है। लोगों के पास 2 रुपए कमाने का मौका मिला है। लोग इसमें अच्छा एजुकेशन के तरीके से भी और नॉन एजुकेटेड दोनों तरीके से एंटर हुए हैं। यहाँ पर इतने बड़े एक्सचेंज हैं, इतने बड़े लोग हैं और उस पे अपना काम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं कर रहे हैं, पहले से इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट एज पर द पॉपुलेशन और एज पर रेगुलेशन, ये दोनों फॉर्मेट को भी थोड़ा उनको ध्यान में पैरेलली देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशन लाएगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या फॉलो करते हैं। प्लस पॉपुलेशन इतनी है जिस तरीके से एंटर कर रही है इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू, तो उनको अपनी थोड़ी सी सर्विसेज को बेटर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट काफी हद तक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई भी बहुत बड़ा पैनिक होता है या कोई भी बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, उन दोनों कंडीशंस में जो एंट्री होती है या विड्रॉल होता है वो दोनों कट ऑफ हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा लोग इंडियन एक्सचेंजेस में पैनिक मोड में रहते हैं। अब उनकी पीछे उनकी क्या मोनोपोली है, जैसे अभी जो मार्केट गिरा था, इंडिया में न्यूज आई थी और कि बैन होगा एंड वगैरह वगैरह सारी चीज, जबकि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था कि बैन होगा, बट एक पैनिक क्रिएट हुआ था। उस पैनिक से ग्लोबल अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन पे इम्पैक्ट मात्र 3% का पड़ा था, बट इंडिया के अंदर वही परचेजिंग डॉलर जो 74, 78, 77 रुपए चल रहा था, 60 रुपीज पर चला गया था सेल करने पर। तो आप समझिए कितना बड़ा एक हार्ड पैनिक था, लोगों का कितना फंड डाउन ट्रेंड में गया, कितना जिन लोगों ने कन्वर्जन एक पैनिक में, जिनको एजुकेशन नहीं होती है, लोग केवल एक दूसरे के कहने पे लगा देते हैं और फिर बेच देते हैं, फिर उनको गलत राय मिल जाती है, फिर वो क्रिप्टो को गलत बोल देते हैं। तो वो थोड़ा सा एजुकेशन का माध्यम है कि लोग काफी अच्छे लोग हैं। आपका एक चैनल बहुत अच्छा माध्यम है इसी काम में और इसी मंशा के साथ में हम रोज दर्शकों से जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं उनको समझाने की कि कितना सेफ है या कौन सा कॉइन, कौन सा क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या टोकन, किसको कहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या काम किया जा सकता है। और सरकार से भी कोशिश करते हैं समझने की और समझाने की कि क्यों इसको और प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रेगुलेट भी करना चाहिए। रेगुलेशन ठीक है, हम सरकार के साथ हैं और पूरी तरीके से सहमत हैं कि रेगुलेशंस आने चाहिए, चीज़ें और बेहतर होंगी उससे, और उससे एक मजबूती आएगी, इस इंडस्ट्री को, सेक्टर को मजबूती ही मिलेगी और ये उसके लिए भला ही करेगा। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, एक लंबा समय आपने दिया, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में चर्चा हुई, आपके साथ में फिर कनेक्ट होंगे और जल्दी ही और आगे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और जुड़ते रहेंगे और आपकी सलाह और आपका परामर्श लेते रहेंगे दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थे राहुल सिंह जी जो बता रहे थे कि बाजार के अंदर में, क्रिप्टो के बाजार के अंदर में क्या चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सरकार को लेकर के हों, चाहे वो कॉइन्स को लेकर के हों, एक्सचेंज के अंदर में क्या हो रहा है, चार्ट में क्या हो रहा है और संसद में क्या हो रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा ये सत्र अभी, और इस सत्र के अंदर में अगर कुछ सरकार कुछ उस पर फैसला लेती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो बिल आता है तो मज़ा आएगा, उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे सारी जानकारी। आज के मार्केट लाइव और क्रिप्टो लाइव को यहीं देते हैं विराम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में नए भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम रोज सुबह 10 बजे शुरू करते हैं इस सफ़र को, जिसमें हम पहले बात करते हैं इक्विटीज़ पे और उसके बाद जाते हैं क्रिप्टो पे। साढ़े 11 बजे के आसपास हम क्रिप्टो पे जाते हैं। आज थोड़ा सा देर में गए थे और थोड़ा देर तक रुके रहे, क्योंकि अभी कुछ समय से हमने बात भी नहीं करी थी, प्लस बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी और आपके सवालों के जवाब और बहुत सारे मेरे खुद के सवालों के जवाब जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट से लेना जरूरी होता है, तो वो लिए। आज मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मिलेंगे और कल फिर शुरू करेंगे मार्केट लाइव सुबह 10 बजे फाउंडर इंडिया पे। देखते रहिए और बहुत सारे और शोज और बहुत सारे सेगमेंट हम निकाल करके लाएंगे आपके लिए। अपने सुझाव जरूर शेयर करिएगा कि क्या चाहते हैं हम देखना शो के साथ में, चैनल के साथ में, और इसको अपना सहयोग और अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए फाउंडर इंडिया के साथ में। धन्यवाद।